कैब तेजी से अपने ठिकाने की ओर दौड़ रही थी। अपने ख्यालों में डूबी कृष्णा का ध्यान अब बाहर की खूबसूरती ने खींच लिया था। वह पहली बार किसी पहाड़ी जगह पर आई थी। उस सर्पीले रास्ते पर चलती गाड़ी में संभलकर बैठना पड़ रहा था कृष्णा को। दिन की रोशनी में सब कुछ कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा था। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर गहरी खाइयां, जिन्हें देखकर उसके मन में खौफ पैदा हो रहा था। एकाएक उसकी निगाह सामने पहाड़ पर पड़ी। सूरज की रोशनी में वे पर्वत कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। धूप जब उनकी चोटी पर पड़ रही थी तो चोटी पर पड़ी बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। वहां देखते हुए कृष्णा के मन में बसा डर और विषाद जैसे पिघलने लगे थे। उसने मन ही मन उस पर्वत और भोलेनाथ को प्रणाम किया। कहाँ तो थोड़ी देर पहले वह निराशा में डूबी थी और उसे अपने परिवार की चिंता खाए जा रही थी, और कहाँ अब उसका मन शांति से भर रहा था। उसका निश्चय और भी गहरा हो गया था कि वह अपने जीवन को किसी के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी। कितनी देर और लगेगी हमें पहुंचने में? उसने ड्राइवर से पूछा। बस मैडम, कुछ ही देर में चंदनपुर पहुंचने वाले हैं, ड्राइवर ने उत्तर दिया। हम चंदनपुर, कृष्णा ने मन ही मन दोहराया। उसने बैग से वही कागज निकाला जिसमें पूरा प्लान लिखा हुआ था। कृष्णा ने सावधानी से पूरे निर्देश पढ़े। उसमें साफ लिखा था कि कृष्णा किसी बड़े हिल स्टेशन या घूमने की खास जगहों जैसे धर्मशाला, मैक्लोडगंज या वहां पर स्थित पर्यटन स्थलों पर नहीं जाएगी, बल्कि वह धर्मशाला और पालमपुर के बीच के एक गांव में रहेगी जहां कम लोग आते हैं। पब्लिक की नज़रों से बचा होने के कारण इस जगह पर न तो ज़्यादा भीड़भाड़ है और न ही उसके स्पॉट होने का कोई खतरा है। किसी भी बड़ी या मशहूर जगह उसे ढूंढना आसान होता। कोई परिचित भी टकरा गया तो खबर आग की तरह फैल सकती है, जबकि उसका मुख्य मकसद किसी भी तरह श्रीमन की पहुंच में नहीं आना होना चाहिए। थोड़ी ही देर में ड्राइवर ने कहा, हम चंदनपुर पहुंच गए मैडम, आप उतरिए, मैं सामान लेकर आता हूँ। एक झटके से गाड़ी रुकी तो कृष्णा का ध्यान भंग हो गया। कृष्णा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ड्राइवर ने डिक्की से 2 बैग निकाल लिए। इन बैगों में कृष्णा के लिए कुछ कपड़े और जरूरत का सारा सामान भरा था। कृष्णा ने देखा सामने एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है जो सड़क के किनारे बना हुआ है। रेस्टोरेंट के पीछे सीढ़ियां बनी थीं जो नीचे की ओर जाती हैं। नीचे के हिस्से में एक छोटा सा घर बना हुआ है। एक बार को कृष्णा को डर भी लगा, क्योंकि इस घर की बालकनी से नीचे गहरी खाइयां साफ दिखाई पड़ती थी, पर सामने के मनोरम दृश्य ने उसके डर को कम कर दिया। कृष्णा ने रेस्टोरेंट में जाकर मैनेजर से वहां रहने की जगह मांगी। मैनेजर ने उसे एक कमरा अलॉट कर वेटर के साथ वहां तक पहुंचवा दिया। कृष्णा जैसे ही कमरे में पहुंची, साथ वाले कमरे से निकलकर एक काला साया तेजी से ऊपर सीढ़ियों की ओर चला गया। कृष्णा सफर में बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने बैग से एक जोड़ी कपड़े निकाले और बाथरूम में घुस गई। जैसे ही कृष्णा बाथरूम में गई, वह काला साया दबे पांव कमरे में आया और उसने कृष्णा के दोनों बैग्स और पूरे कमरे की तलाशी ली, और कृष्णा के बाथरूम से बाहर आने से पहले ही वह साया फिर से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाकर कहीं गुम हो गया। इससे अनजान कृष्णा बेड पर बैठकर फिर से माँ, पापा और वैदिक की चिंता में डूब गई। तभी एक गोल मटोल सा वेटर उसके लिए नाश्ता रख गया। अन्य मन से उसने टेबल पर रखा नाश्ता लिया और चाय का कप लेकर चाय पीने लगी। उधर कृष्णा के घर पर सभी काफी दुखी थे। कृष्णा का कोई अता पता नहीं था कि वह कहाँ है, कैसी है। सभी चिंता में डूबे कृष्णा को ढूंढने में लगे हुए थे। दीदी की किसी सहेली के पास दीदी का कोई फोन नहीं आया, माँ और न ही उन्होंने किसी और से कोई संपर्क किया। समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ तलाश करें।
वैदिक ने घर में आते ही अपनी माँ के पास बैठते हुए कहा। वैदिक की बात सुनकर उसकी माँ फिर से आंसुओं में डूब गई और पापा उन्हें संभालने में लग गए। वैदिक ये सब देखकर और परेशान हो गया। उसे श्रीमन और उसके परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिनके कारण उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। इधर श्रीमन जोर जोर से फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसके डैड मिस्टर रायज़ादा उसके पास खड़े थे। पता चला कुछ? क्या बकवास है ये कि कुछ पता नहीं चला? तुम लोगों को इतना पैसा देता हूँ लेकिन तुम सब किसी काम के नहीं। एक लड़की का पता नहीं लगा पाए। तुम सब के सब निकम्मे और कामचोर हो। ढूंढो उसे। इतना कह उसने गुस्से से गुर्राते अपना फ़ोन सोफे पर पटक दिया। मिस्टर रायजादा श्रीमन के गुस्से को जानते थे, पर सिचुएशन ऐसी थी कि उनकी सारी उम्मीद अब श्रीमन पर ही टिकी थी। इज्जत का मामला था तो पुलिस को वे बीच में नहीं लाना चाह रहे थे। वैसे भी शादी के 2 दिन नहीं हुए और लड़की उनके घर से गायब हो गई। शक की सुई तो उनके ही परिवार की ओर घूमती, इसलिए वे अभी पुलिस की मदद नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने श्रीमन से पूछा, क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला कृष्णा का? नहीं पापा, पता नहीं कहाँ भाग गई बज्जात। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव से बात की थी, उसे फ़ोन लगाता हूँ। ये बोलकर श्रीमन ने सोफे पर से अपना फ़ोन उठाया और किसी से बात करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा के भाव गहरे होने लगे और अंत में गुस्से की अधिकता से उसका चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ बेटा? क्या बोल रहा है डिटेक्टिव? डैड, डिटेक्टिव बोल रहा है कि किसी टैक्सी वाले, ऑटो या रिक्शा वाले ने उसे नहीं देखा। अब बताइए, उड़कर तो कहीं गई नहीं होगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अदना सी वह लड़की कैसे और कहाँ भाग गई। सब जगह ढूंढ लिया पर कोई अता पता नहीं मिल रहा। कहते हुए श्रीमन तेजी से वहां से निकल अपने सीक्रेट रूम में समीर और अभिनव के पास चला गया। उसे रूम में आया देख समीर ने पूछा, क्या हुआ जानू? कुछ पता चला उस लड़की का? समीर की बात सुनकर श्रीमन वहां रखे सोफे पर बैठते हुए चिंतित स्वर में बोला, पता नहीं कहाँ चली गई वह बज्जात लड़की। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। और फिर उसने अब तक की सारी बात उन्हें बता दी। उसे चिंता में देखकर दोनों ही उसे धीरज बंधाने लगे। अभिनव ने कहा, चलो यार, एक बार फिर से हर एंगल से उसके जाने तक की घटना सीसीटीवी पर देखते हैं। शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, श्रीमन ने कहा और फिर उसने अब तक की पूरी घटना के रिव्यू के लिए फिर से सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर दिया। समीर और अभिनव भी श्रीमन के पीछे खड़े बीच बीच में, इस सीन को लाज कर देखो या इसे क्लोज अप कर देखो, बोलते हुए कनखियों से एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से सारे सबूत मिटा दिए थे। सीसीटीवी कैमरा तो उनके कंट्रोल में ही था। उधर गेट पर वॉचमैन बनकर खड़ा शैलेश उनका ही आदमी था, तो श्रीमन अगर जान भी लगा देता तो कृष्णा का कोई सुराग नहीं पा सकता था। दूसरी तरफ श्रीमन की बात सुनकर उसके पिता मिस्टर जगपाल रायजादा सिर पर हाथ रखकर धम्म से सोफे पर बैठ गए थे और श्रीमन की मां श्रुति रायजादा कृष्णा को कोसने लगी थी। जाने किस मनहूस घड़ी में हमने कृष्णा को इस घर की बहू बनाने का फैसला किया था। वह कुलच्छनी लड़की तो मेरे घर का चैन और सुकून सब छीनकर जाने किसके साथ गायब हो गई। अगर शहर में ये खबर फैल गई तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। पत्नी की बातें सुन जगपाल रायजादा और अधिक चिंतित हो लिविंग रूम में बेचैनी से टहलने लगे और सर पर आए इस विपत्ति से निपटने का उपाय सोचने में लगे। तभी उनका फ़ोन रिंग कर उठा। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से कॉल पर जो बोला गया इसे सुनकर जगपाल रायजादा के चेहरे की हवाएं उड़ने लगीं। उनके मुंह से निकल पड़ा, क्यास,
और फ़ोन उनके हाथ से छूटकर गिर गया।